अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम आप देख रहे हैं व्यूज़ एंड न्यूज़। हफ्ते बुध की हर शब ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और मैं हूँ आपका मेज़बान काज़िम रज़ा। टॉप स्टोरीज़ पाकिस्तान से ख़ास तौर पर डिस्कस की जाती हैं इस प्रोग्राम में कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, और मैं कोशिश होती है एक आध इंटरनेशनल स्टोरी भी आपकी खिदमत में पेश कर दे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। आवाम पे बिजली बिजली बन कर गिर रही है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। एक तरफ कोरोना का खौफ जिससे वो बाहर नहीं जा सकते, दूसरी तरफ घर में नहीं रह सकते क्योंकि एक तो आफत की क़यामत खेज़ गर्मी पड़ रही है और उस पर के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियाँ के लाइट ही नहीं है। दूसरी तरफ ऐवान बाला में जो इस वक्त तकारीर चल रही हैं और गुज़िश्ता दिनों तो एक हलचल मच गई कि खान साहब के तमाम जो टीम प्लेयर्स थे वो घबरा गए, जबकि इमरान खान का एक मुकम्मल जुमला कि घबराना नहीं है, मगर साहिब जब खुद -1 की बात करेंगे तो फिर तो घबराहट बनती ही है ना। एक तरफ ये कह दिया, फिर पंजाब के हालात को ठीक करने के लिए वहाँ तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन तब्दीली या तो चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं या आईजीज़ बदले जा रहे हैं। अब तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 14 से 20 के करीब सेक्रेटेरिएट में लोगों को बदल दिया गया है और बहुत तेज़ी से बदला जा रहा है। निज़ाम को ठीक करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में तो तब्दीलियां कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो कंट्रोल करते हैं, जहां से उनको कुछ कहा जाता है कुछ करने के लिए, वहां पर आपने बिल्कुल जो है कहा हुआ है यहाँ वसीम अकरम प्लस है, इधर तो कोई भी न देखे। और फिर एक और बात आपको बताएंगे कि एन से जिसका नाम शुरू होता है, कहीं ये एन तो नहीं है कि अली जैदी भी एन से हैं, और उन्होंने तो एक हलचल मचा दी सिंध की सियासत में। एक जेआईटी ऐसी इंट्रोड्यूस कर डाली है कि जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्लेम करती है कि ये जेआईटी ओरिजिनल नहीं है। अली जैदी क्लेम करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पास जेआईटी है वो ओरिजिनल नहीं है। वो कौन सा स्कूटर वाला था जो आके अली जैदी को लिफाफा दे गए कि इस लिफाफे में जो कुछ लिखा है सच है, और मैं जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हैरत अंगेज़ जेआईटी है, कुछ इस पर भी डिस्कस करेंगे। सियासी मैदान को हिला कर रख दिया इस बात ने। लेकिन इससे बड़ी एक और स्टोरी है जो कि आने वाली स्टोरी है, और ये शफकना न्यूज़ की एक अपनी स्टोरी है। खुसूसी तौर पे शफकना की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। मैंने हमेशा शफकना को आपको कोट किया है, ur.shafaqna पे जाके आप बहुत सारे कॉलम पढ़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में अभी कई बहरान जो हैं, चीनी का बहरान हुआ, फिर पेट्रोल का बहरान हो गया, आटे का हुआ। पता चला कि आज वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर अपनी नज़र की और ये कह दिया ब्यूरोक्रेसी को कि क्या चाहते हैं आप कि 3 महीने तक जो है वो लोग भूखे मर जाएं, इसीलिए जो 3 महीने का स्टॉक है वो अभी से बाहर निकाल के रखते हैं। अब 3 महीने बाद क्या होगा वो पता चलेगा कि जब सितंबर और अक्टूबर में आटे की किल्लत हो जाएगी, मगर उससे पहले एक मरतबा फिर तेल का बहरान सर उठा रहा है। तेल के बहरान के बादल सर पर मंडला रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पाबंद किया गया है कि वो 1 अगस्त से सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल की दरामद करेंगे, जबकि 1 जनवरी 2021 से यूरो 5 डीजल दरामद किया जाएगा। अच्छा, ये यूरो 5 है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मुकम्मल कर दूं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब, जो शुरू में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत कुछ क्लेम हुआ था, मगर फिर तेल का उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब दोबारा वारिद हुए हैं वजारत में, तो उनको ये वजारत मिली है। वो कहते हैं कि सरबराही में इजलास हुआ, उसमें 4 जून को काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत को यूरो 5 टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। 23 जून को वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी, जिसके बाद वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में लोग गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 20 साल से यूरो 2 पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे अब यूरो 5 में मुंतकिल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जो पेट्रोल और डीजल अपनी मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी वगैरह में डालते हैं वो माहौल दोस्त नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर होता है।
यूरो 1 वो मयार है जिसमें सल्फर की तादाद 1000 पार्ट्स फी 10 लाख होती है, और यूरो 2 में ये तादाद 500 ppm, यूरो 3 में 350, यूरो 4 में 50, जबकि यूरो 5 और यूरो 6 में सल्फर सिर्फ 10 ppm होता है। इमरान खान क्योंकि कुदरती माहौल को कायम रखने के हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं, दरख्त और जंगलात लगाने के हवाले से वो ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे माहौल को कम से कम नुकसान हो। सुनामी ट्री का मंसूबा तो हम सबको याद होगा। मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत को अपग्रेड करके यूरो 5 पर ले जा रहे हैं। इस सिलसिले की कड़ी है जिसमें पेट्रोलियम के तमाम ज़र्रात जल जाएंगे, फ़ज़ा में गैर ज़रूरी गैसों का अखराज नहीं होगा, आलूदगी का सबब नहीं होगा, उसके अलावा फ्यूल गाड़ी के इंजन को भी कम नुकसान पहुंचेगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये इस्तेमाल होता है। क्या हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे? क्या ये एक और ख्वाब है, एक और ट्रक की बत्ती है? क्या मज़ीद चीज़ें बढ़ जाएंगी? इसी रिपोर्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद से फयाज मुगल साहब ने ज्वाइन किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, शफकना उर्दू और इंग्लिश के एडिटर इन चीफ हैं, पाकिस्तान में पूरा शफकना देखते हैं और आज पहली मरतबा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फयाज साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत जनाब शुक्रिया। जनाब ये स्टोरी पेट्रोल के हवाले से एक ऐसी सरफेस हुई है कि जिससे मज़ीद घबराहट शुरू हो जाएगी और फिर वो जुमला कि घबराना नहीं है वो कहीं खो जाएगा। आप इस स्टोरी पे और मजीद अगर कुछ बता पाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कार्टेल्स बैठे हुए हैं। अभी आपने हालिया बहरान में देखा कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद आवाम मारी मारी फिरती रही है पेट्रोल पंप्स पर और पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। भला आखिर जब पेट्रोल महंगा हुआ तो तब लोगों को पेट्रोल दस्तयाब हुआ। उसमें भी जाहिर है एक अलग कहानी है, अब उसे करप्शन कहा जाए, नेपोटिज्म कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि एक महीने की 26 तारीख को आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस को एडवांस बढ़ा दिया। हालांकि ये फैसला ओगरा को समरी जाती है, समरी अप्रूव होती है और उसके बाद ओगरा जो है वो प्राइसेस बढ़ाती है, लेकिन 26 तारीख को अचानक ही एक फैसला हुआ जिसके नतीजे में पेट्रोल प्राइसेस अचानक बढ़ा दी गई। 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ बढ़ाई गई, बाकी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया। अब उसमें हुआ ये कि ये बताया गया कि 4 बड़ी कंपनियों को, जिसमें है अटक पेट्रोलियम, शेल ये शामिल थी, इनको 7 अरब रुपए का मुनाफा दिया गया, क्योंकि इन्हीं कंपनियों को शुरू में जुर्माना किया गया था 3-4 करोड़ का, लेकिन उसके बदले में इनको 7 अरब का मुनाफा दिया गया। अब जब ये बात सामने आई है, शफकने की रिसर्च हुई है, जो स्टोरी शफकना ने ब्रेकआउट की है कि अब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूरो 2 से यूरो 5 पे मुंतकिल किया जाएगा तो जाहिर है एक बहुत बड़ा बहरान फिर जन्म लेगा। शायद उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो ये है कि क्या जो पेट्रोल मालकान है, जो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, वो इस पेट्रोल को, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रॉब्लम है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमें इसको यूरो 5 पे लाने के लिए। क्या जो पेट्रोल पंप के कार्टेल्स बैठे हैं, पेट्रोल कार्टेल्स, वो इसको करेंगे? दूसरी बात यह है कि जब इसको, इसके म्यार को बेहतर बना रहे हैं, इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, जाहिर है एक अच्छी बात है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छा मंसूबा नहीं है, लेकिन आप लोगों की कुव्वत खरीद भी देखें। अगर आप उसको यूरो 5 पे मुंतकिल करेंगे तो क्या उसकी पर लीटर प्राइस वो अफोर्डेबल होगी के लिए? अगर वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो फिर क्या आप, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम की मद में अरबों रुपए की लेवी और सब्सिडी, अरबों रुपए की लेवी और टैक्सेस की मद में कमाती है। अगर ये की पहुंच से बाहर हो जाएगा तो शायद इकॉनमी पर बहुत सारे असरात मुरतब होंगे। अगर आपने इसको लाना है तो उसके लिए आपको एक तवील मनसूबाबंदी की जरूरत है। आप अचानक से एक फैसला ऐसे नहीं ले सकते। जाहिर है ये एक बहुत बड़े बहरान का पेश खैमा है। ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और ये बात आप जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ने से जितनी कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाईएस्ट है, 10.6 पे चला गया है। तो
तो अगर आपको यूरो 5 पे मुंतकिल करते हैं तो फिर आप इन्फ्लेशन को कहां पे देखते हैं? फिर आप ये देखते हैं कि जो बाकी कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो कहां तक जाएंगी, वो भी बढ़ जाएंगी। फिर क्या आप डेफिनेटली वो भी बढ़ जाएंगी, और आम आदमी की कुव्वत खरीद पहले ही कम हो चुकी है। लेकिन फैज उसके साथ एक और बात भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि आपको पेट्रोल रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सऊदी अरब से और कुवैत से, खासतौर पे कुवैत पेट्रोलियम से आप लेते हैं, जिसकी अदायगी आप 2 साल के बाद करते हैं, आप हर शिपमेंट की अदायगी 2 महीने के बाद करते हैं। तो क्या ये जो नई शिपमेंट होगी, नए प्राइसेस होंगे, फिर जैसे आपने एक बात की तरफ और इशारा किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेट्रोलियम स्टोर करने का, वो आपका क्या इस लायक है कि आप इस ग्रेड के पेट्रोल को, पेट्रोलियम की मसनूआत को स्टोर कर सकेंगे? फिर दूसरी बात यह कि वो जो आपको अभी जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, आपके लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 2 या 3 साल तक पेट्रोलियम जो है की मसनूआत आपको लेट अदायगी पे मिलेंगी या कुछ मुफ्त में मिलेंगी आपको, वो सारा का सारा जो मंसूबा बंदी हुई थी या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, क्या वो खत्म हो जाएंगे? जी डेफिनेटली। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आपने ऑलरेडी सऊदीया से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। अब इन केस अगर आप उसको यूरो 5 पे ले आते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने रेज किया है, तो जाहिर है उन कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत होगी। अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट सपोज खत्म करते हैं तो क्या आप अदायगियां कर पाएंगे अगली शिपमेंट्स के लिए? इस बहरान में जहां पर पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही -0.4 पे, हमारा ग्रोथ रेट ऑलरेडी -0.4 पे चला गया है, अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर इकॉनमी ऑलरेडी बैठ चुकी है, क्या आप यूरो 5 के लिए नई अदायगियां कर पाएंगे? जाहिर है उस सूरत में डेफिनेटली ये बहरान मजीद पेचीदा हो जाएगा। तो जहां तक ये बात है कि इसको यूरो 5 पे मुंतकिल करना है, ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा हो सकता है। इसको एट वंस अगर किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा और हुकूमत के साथ साथ इकॉनमी के साथ साथ ये आम आदमी की जिंदगी पर बहुत बुरे असरात डालेगा। और ये भी मुमकिन है, पाकिस्तान पहले ही बैंकरप्सी के एंड पे पहुंच चुका है, एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद 1 साल नहीं संभलती तो इट इज एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। पाकिस्तान की सूरत हाल ये बन चुकी है इस वक्त। तो अगर आप पेट्रोलियम की मद में जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ आपका ज़र मुबादला पेट्रोलियम की मद में, लेवीज की मद में, ये टैक्सेस की मद में जो कुछ हुकूमत को चलाने के लिए अभी आ रहा है, अगर वो भी नहीं आता तो फिर पाकिस्तान की सूरत हाल में जाएगा। तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए हुकूमत ने क्या प्लान किया है, और कोई ऐसा प्लान अभी तक सामने नहीं आया कि गवर्नमेंट जो है वो अदायगी की मद में क्या करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके रिन्यूअल के लिए क्या करेगी, अगर उसको यूरो 5 में मुंतकिल करती है तो उसके लिए हुकूमत का क्या प्लान है। ऐसा कोई प्लान अभी तक कहीं से सामने ही नहीं आया। अचानक से एक अनाउंस कर दिया गया है कि इसको यूरो 5 में मुंतकिल कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल होगा। और अगर इतनी जल्दी करती है गवर्नमेंट तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। डिजास्टर हो सकता है क्योंकि इसकी अरेंजमेंट्स भी हैं, इसकी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स कैसी होगी? अब तक आप मिडल ईस्ट से तमाम जो है अपनी तवानाई के शोबे को मिडल ईस्ट से चलाते रहे, ये आपको यूरोप और अमेरिका से ये आपको मिलेगा पेट्रोल, आप किस तरीके से उसको लेके आएंगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, क्या होगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। एक मरतबा फिर जो है हमारे मौजूदा वजीर तवानाई असद उमर ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई थी तहरीक इंसाफ की, वो कंटेनर वाली कहानियाँ भी सबको याद हैं, किस तरीके से पेट्रोल 40 रुपये होने वाला था, फिर क्या हुआ। और फिर अच्छा ये बताइए कि इस बात को कैसे देखते हैं कि एकदम से 40 रुपये कम किए, फिर 25 रुपये बढ़ा दिए। शेख रशीद कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, इन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। क्या ये बात, ये तज्जिया शेख रशीद का बिल्कुल ठीक है? देखिए सर, गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में ये कहती है कि इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो अप हो गई हैं। ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। कल सऊदीया ने तीसरी मर्तबा पेट्रोलियम की प्राइसेस को बढ़ा दिया है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब इशू ये है कि आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस कम की और फिर आपने एकदम बढ़ा दी। उनका कहना बिल्कुल बजा है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब उसके पीछे मैंने आपको पहले कहा कि जो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, जो माफिया बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ने उसके आगे सरेंडर किया है मुकम्मल तौर पर। उसके आगे सरेंडर करने की वजह से ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। माफिया ने इसमें अरबों रुपए कमाए हैं।
अगर आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस को बढ़ाना था, 25 रुपए तक ही ले जाना था, तो उसको बाय पार्ट्स बढ़ाया जा सकता था, उसको थोड़ा करके बढ़ाया जा सकता था। लेकिन एट वंस 25 रुपए बढ़ा देना, ये कहकर के इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज्यादा अप हो गई हैं, इसको किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लेवी की मद में पहले भी 40 रुपए कमा रही थी, अब भी तकरीबन 40-45 रुपए कमा रही है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो शेख रशीद ने ये कहना ये बिल्कुल बजा है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसके बहुत मनफी असरात हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर। एक आम आदमी की जो सोच थी वो बहुत तेजी से तब्दील हुई है कि ये गवर्नमेंट जो अगर हकीकत देखा जाए तो पीटीआई का एक यूथ, एक बड़ा तबका जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, उनमें से बहुत सारे लोगों ने वापस यू टर्न ले लिया है पीटीआई की सपोर्ट से कि ये गवर्नमेंट जो है वो कभी भी आम आदमी को रिलीफ देने वाली नजर नहीं आती। तो उसका ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है एक आम आदमी की वजह से। एक आम आदमी के जो थॉट्स हैं, जो नजरियात हैं, वो तब्दील हुए हैं बहुत बड़ी हद तक। और यही वजह है कि जब जो रिसेंट एक सर्वे हुआ है उसमें यही बात सामने आई है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा नीचे चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये जो अभी गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने ऐवान में तकरीर करते हुए एक ऐसी बात कर दी जिसको अपोजिशन बात किया करती थी, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इख्तिदार में रहने वालों ने खुद ही बात कर दी कि -1 अगर हो भी गया तो भी नहीं छोड़ा जाएगा। और -1 का ये कहना, अपने आप को ये कहना कि -1 हो सकता है, इसको इस्लामाबाद में कैसे देखा गया है, मुख्तदर हलकों में कैसे देखा गया, और वो कौन से हलके हैं आप समझते हैं कि जो ये चाहते हैं कि -1 हो जाए और जिस पे पूरी की पूरी पीटीआई घबरा गई है? उधर शेख रशीद ने कहा है कि -1 तो नहीं होगा, -3, 4, 5, 6 तक जा सकता है। अब किस पैराए में ये बात हुई है और खान साहब को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? सर देखिए, अगर आपने -1 वाली बात से पहले फवाद चौधरी का एक वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान लिंक्ड है उसमें उन्होंने ये कहा था, एग्जैक्टली उसमें उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ 6 महीने हैं कारकर्दगी दिखाने के, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी बातें थी मिनिस्टर्स के आपस में फाइटिंग वगैरह की, व्हाटसएवर, वो एक अलग बात है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि हुकूमत के पास सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के 6 महीने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी ने ये बात वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू किसको बताई है? एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या फवाद चौधरी ने किसी को पैगाम दिया है, किसी का वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू? क्या इंटरनेशनल दुनिया को भी अब पाकिस्तान के हालात पे कंसर्न है? जाहिर है उसके बाद अगले दिन जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें वजीर आजम साहब ने यही बात दोहराई है अपने मिनिस्टर्स के लिए कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं कारकर्दगी दिखाने के, यू आर जस्ट 6 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि जो मुक्तदर कुव्वतें हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान को लाए हैं। अब वो मौजूदा सूरत हाल में आपको बताया कि ग्रोथ रेट पहले ही -0.4 पे चला गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जो गरीब आदमी है वो बुरी तरह पिस रहा है। अगर ये हालात नहीं संभलते, इकॉनमी नहीं संभलती, मुल्क के हालात नहीं संभलते, तो जाहिर है कि जो आवाम का प्रेशर है वो एक हद तक ही मुक्तदर कुव्वतें बर्दाश्त कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मुसलसल तनकीद की जद में है। तो ये मुमकिन है कि फवाद चौधरी को ये पैगाम दिया गया हो कि आप इस मैसेज को एक इंटरव्यू के थ्रू आगे कर दें। तो इमरान खान साहब ने जो बात की है वो कि उन्होंने खुद से की है, लेकिन मैच्योर आदमी है, 22 साल उन्होंने सियासत में गुजारे हैं, उन्हें ये बात समझ जरूर आ रही होगी कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है वो ऐसे ही नहीं की कि आपके पास 6 महीने हैं। अगर आप 6 महीने में कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब है कि कोई अल्टरनेट देख लिया जाएगा। तो ये वजह है कि इमरान खान साहब ने खुद ही -1 की बात की। अब जहां तक शेख रशीद साहब की बात है, तो बात यह है कि शेख रशीद साहब जो है वो चूंकि जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो ब्लू आइड बॉय हैं, हम ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब ब्लू आइड बॉय हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्हें बहुत सारी खबरें शायद अंदर की होती हैं। तो अब -1 के साथ साथ ये अब चाहे उन्होंने थ्रेट किया है या चाहे उन्होंने पैगाम दिया है, तो अब
ये एक डिस्कशन तवील है कि -3 से क्या मुराद ली जाती है, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कभी -1 नहीं हुआ। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर -1 के साथ साथ और लोग भी जाते रहे हैं, सिर्फ एक वजीर आजम नहीं जाता, उसके साथ और लोग भी जाते हैं। तो ये भी शेख रशीद साहब ने मैसेज दिया है कि सिर्फ ये -1 नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है कि कुछ और लोग भी तब्दील हो जाए। फैज, क्या इसका मकसद ये तो नहीं कि जैसे गिलानी साहब गए कोर्ट के थ्रू, राजा जफरुल हक, अगर मैं नाम भूल ना रहा हूँ तो, उनकी भी कोर्ट के थ्रू छुट्टी हुई, फिर गिलानी साहब की भी छुट्टी कोर्ट के थ्रू हुई, फिर उसके बाद मज़ीद अभी जो इस वक्त हमारे लंदन में जो साबिक़ वज़ीर आज़म बैठे हैं वो भी पनामा केस के थ्रू ही उनके साथ हुआ। तो क्या ये मुमकिन है कि उनको भी अदालत से यही सब कुछ फेस करना पड़े खान साहब को? जी जाहिर है ये मुमकिन है, लेकिन जहां तक अभी अदालती बात है तो ये मुमकिन नहीं है कि उनको अदालत में ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अब अगर इनको रिप्लेस किया जाता है, मैं सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए जाहिर है सादा तरीन ऑप्शन ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना। जब भी मुक्तदर कुव्वतें चाहेंगी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आराम से लाकर इसको रिप्लेस कर देंगी। लेकिन अब उसके लिए जो अगला होगा कौन, इसके लिए डिसाइड जैसे ही होगा, अभी तो खान साहब को कुछ वक्त दिया गया है, अगर वो कारकर्दगी अब भी नहीं शो कर सकते तो फिर जाहिर है मुक्तदर कुव्वतें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगी। जो कोर्ट वाला ऑप्शन है, मेरे ख्याल में कि कोर्ट वाला ऑप्शन बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगी। इसकी वजह यह है कि जो PMLQ है उसकी नाराजगी बेशक अपनी जगह हो हुकूमत के साथ, उन्होंने अलग इशाया दिया, ये एक अलग बात है, कोई बात नहीं, उन्होंने अलग इशाया दिया, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। MQM पाकिस्तान ने भी बाज़ मामलात पर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगी। वजह यह है कि इन लोगों को हुकूमत के साथ शामिल करने वाली मुक्तदर कुव्वतें हैं। जब वो मुक्तदर कुव्वतें चाहेंगी ये लोग आ जाएंगे, जब ये मुक्तदर कुव्वतें चाहेंगी ये हुकूमत से हट जाएंगे। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और मेरे ख्याल में इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। अभी कोर्ट वाले मामलात नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब के लिए कम से कम कोर्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, कोर्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर अभी गुज़िश्ता दिनों, बल्कि गुज़िश्ता शब ही मौलाना फजल रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, बिलावल भुट्टो जरदारी, और अब पहले कहा जाता था कि मुल्ला मिलिट्री गठजोड़ और अब सियासतदान और मौलाना की जो है वो गठजोड़ शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ मज़हब कार्ड भी खेला जा रहा है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में ये मंदिर के मुतालिक जो एक इशू बन चुका है कि वहाँ पर ये बने न बने, उस पर भी काफ़ी स्टोरीज़ आ रही हैं। फिर उसके साथ साथ लाल मस्जिद के ख़तीब जो हैं वो एक और मदरसा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, या उनके पास काबू हो गया है, इस पर भी जो है सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत इस सारी सूरत हाल में कर क्या रही है? बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस का टाइटल तो ले गए हैं, लेकिन क्या वो, ना हमें वो इन स्विंगर नज़र आता है, ना यॉर्कर नज़र आता है, ना बाउंसर नज़र आता है। ऐसा लग रहा है कि बुज़दार साहब सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, वो भी 12th मैन के तौर पे कर रहे हैं। कोई आपको कारकर्दगी नज़र आई है पंजाब में अब तक PTI की हुकूमत की? जी बिल्कुल बजा है आपकी बात। ये बात जो है वो जाहिर है पाकिस्तान में तमाम हल्के, चाहे वो मीडिया के हों चाहे उनकी अपनी पार्टी के लोग क्यों ना हो, वो ये बार बार कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो है उनकी कारकर्दगी जीरो है। बल्कि कामरान खान साहब जो इस वक्त बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं PTI के लिए, उन्होंने चंद दिन पहले बुज़दार साहब का एक इंटरव्यू करना था, लेकिन बुज़दार साहब उनको नजर नहीं आए, तो इससे भी खासे काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने काफी ट्वीट भी किए इसके ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ आपको ज़रा सी कता कलामी नज़ीर, मैं आपको बहुत अच्छी बात इस वक्त फयाज़ मुग़ल ने की। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की पंजाब हुकूमत से कि मैं बुज़दार साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूँ वहाँ से। बल्कि फयाज़ आप ख़ुद ये तफसीलात बताएं, क्योंकि लफ्ज़ आपके हैं, मैंने तो पढ़े हैं, आपने लिखे, ख़ुद बताइए ये तफसीलात हैं क्या?
जी वो हुआ यूं कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी, एक पूरा क्वेश्चनर उन्होंने तैयार किया जी। गुलजार साहब ने इंटरव्यू के लिए टाइम भी दे दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुझे क्वेश्चंस भेजें, पहले मैं क्वेश्चंस को स्टडी करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस जो है उनका जवाब दे दूंगा। सवालनामा भिजवाया गया, सवालनामे की तरतीब भी तब्दील करवाई गई। अब गुलजार साहब ने तैयारी की या नहीं की ये बात तो मालूम नहीं है, लेकिन एंड टाइम पे जिस वक्त ये शो कामरान साहब का शुरू हुआ, उस्मान बुज़दार साहब जो है वो कहीं नजर नहीं आए, वो इस शो से गायब हो गए। तो जाहिर है अब कामरान खान साहब को बड़ी सुबकी हुई, जाहिर है एक प्रोग्राम अब ऑनलाइन ले रहे हैं आप, और आपने उसकी तशहीर की है कि बुज़दार साहब के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू होगा, और उसमें अगर बुज़दार साहब नजर नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है, हाँ अगर कुछ हद तक ये बात भी दुरुस्त है कि उसमें जो सवालात थे शायद वो बुज़दार साहब के लिए उनका जवाब देना आसान ना होता। अब उसमें एक सवाल ये भी था कि आप अपनी कारकर्दगी को शहबाज शरीफ साहब से कैसे कंपेयर करते हैं। तो जाहिर है अब अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ अगर वो अपनी कारकर्दगी को अब वो कैसे बयान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 2-2.5 साल में जो पंजाब की सूरत हाल है, तो ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन था। इसी तरह और भी चंद एक सवालात ऐसे थे कि आप अब बताएं कि आपने सूबे में अभी तक आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। तो जाहिर है उस्मान बुज़दार साहब इस पे क्या जवाब दे सकते थे। तो गो के वो क्वेश्चंस बहुत क्रूशियल थे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का इस तरह से भाग जाना ये बहुत बड़ी सिक्की की बात थी कामरान खान साहब के लिए। और जाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रॉल भी हुई इस बात पे। उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम भी किया कि मैंने क्वेश्चन आउट कर दिए थे, मैंने पेपर आउट कर दिया था उस्मान बुज़दार साहब के लिए, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखकर भी पर्चा हल नहीं कर सके। ये काफी मजाहिया सी बात थी, लेकिन इससे नजर आता है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो उनकी कारकर्दगी क्या है, एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ले सकते हैं सिर्फ इसी बात से। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का, लेकिन इस सारी स्टोरी में अगर कोई सफ़र कर रहा है वो पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं। काश के कुछ बेहतर हो जाए। फैज़ अली ज़ैदी साहब को हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे सिंध की सियासत जो है वो यहाँ से वहाँ होना शुरू हो जाती है। जब पेट्रोल का बुरहान आया था उस वक़्त भी उन्होंने यही कहा था, फिर उसके साथ साथ कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत सारी बातें अली ज़ैदी साहब की तरफ से आई, और अब गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की और एक रिपोर्ट JIT रिपोर्ट जिसको वो कहते हैं मेरी सच्ची रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जिस पे 4 लोगों के दस्तखत हैं, पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट जिसके ऊपर 6 लोगों के दस्तखत हैं, 2 JIT रिपोर्ट्स आई हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन एक ही है, रिपोर्ट्स 2 आई हैं, सेम डेट की हैं। एक के अंदर 8 सफ़े कम हैं, दूसरे में 8 सफ़े ज़्यादा हैं। जिसमें 8 सफ़े ज़्यादा हैं उसके अंदर काफ़ी क्लेम्स हैं पीपल्स पार्टी की, हुकूमत के हवाले से बहुत सारे क्लेम्स आए हुए हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। ये और फिर ये कहना कि मैं दुबई गया हुआ था, दुबई से जब वापस आया हूँ तो मुझे एक स्कूटर वाला ये लिफाफा दे गया। वफाकी वज़ीर को कोई स्कूटर वाला लिफाफा घर छोड़ जाता है और उस पर गुड लक लिखा हुआ होता है। ये फरिश्तों के काम हैं या घर में पकाई हुई अपनी ही कोई रेसिपी है फयाज? देखिए, ये पहली बात तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई आपके घर में एक लिफाफा दे जाए और आप इसको मिन्नोआन तस्लीम कर लें कि हाँ जी ये लिफाफा जो दे गया है वो कोई वली कामिल था, जो उसने बात की है वो दुरुस्त है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं ही अगर लिफाफा अगर आज कोई लिफाफा अली ज़ैदी साहब के घर के पास छोड़ जाऊं और गुड लक लिख दूं कि जनाब ये लें, ये मैंने फलां बंदे के खिलाफ ये सारी रिपोर्ट है और ये मिन्नोआन ठीक है, तो वो उसको असेंबली में जाकर लहरा के बताना शुरू कर देंगे। क्या ये कोई कॉमन सेंस की बात है? दूसरी बात यह है कि जब आप किसी को खुश करना चाहें, ये होता रहा है इमरान खान साहब को खुश करने के लिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब ने जल्दबाजी की है और PIA को ब्लंडर लगा दिया सिर्फ उनको खुश करने के लिए। आपने सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को ये बताने के लिए कि मैंने ये पकड़ लिया है। जी हाँ, ठीक है। अब अली ज़ैदी साहब को देखें, मैंने उसको बड़े तफसीली देखा है, मैं इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात
कर सकता हूं, मैं बताता हूं। जो अली जैदी साहब के पास JIT रिपोर्ट है, उसके ऊपर 4 अफसरान के दस्तखत हैं, जिनमें ISI के ऑफिसर भी हैं, MI के ऑफिसर भी हैं, और बाकी जो है वो मतलब खुफिया इदारों के जो सरबराहान हैं उनके दस्तखत है उन 4 रिपोर्ट्स के ऊपर। एक एक रिपोर्ट के ऊपर जो अली जैदी के पास है वो 20 सफात की 4 अफसरान के दस्तखत हैं, ISI के ऑफिशियल की भी, MI की भी, और दो और अथॉरिटीज हैं खुफिया एजेंसी की, उनकी IB के एक ऑफिसर की भी। अब जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है उस पर 7 अफराद के दस्तखत हैं, जिनमें 4 जो हैं IB, MI के, ISI के, 7 पुलिस ऑफिशियल के, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस रिपोर्ट के ऊपर ये कमेटी 7 लोगों की थी, ये भी आप अब ज़हन में रखें कि उज़ैर बलोच को इन्वेस्टिगेट करने वाली कमेटी 7 अफसरान पे मुश्तमिल थी, 4 अफसरान पे मुश्तमिल नहीं थी। अब अली जैदी के पास जो 4 अफसरान की साइन शुदा रिपोर्ट है 20 सफात वाली, उसको देखा जाए, दूसरी साइड पर जो 7 अफसरान हैं जो नॉमिनेटेड हैं, वो रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास है, वो 7 अफसरान की दस्तखत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 4 अफसरान ने दोबारा कोई रिपोर्ट मुरतब की है अलग से, उसके ऊपर अलग साइन किए हैं, जो सिंध हुकूमत के लिए मुरतब की है उसके ऊपर अलग साइन किए हैं, या क्या माजी में जरदारी साहब के साथ कोई डील हुई थी तो सिंध हुकूमत वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है, क्योंकि उसमें जरदारी साहब को एक्सोनरेट कर दिया गया, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन जो 4 अफराद वाली ये रिपोर्ट है इसके अंदर जरदारी साहब का जिक्र है, तो क्या माजी में कोई ऐसी डील हुई थी जिसके तहत जरदारी साहब का जिक्र निकल गया और 7 के 7 ऑफिसरों ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए? बाद में मुमकिन है जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना रहे हों, इन 4 ऑफिसरों ने कोई अलग रिपोर्ट बना के दे दी हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तहकीकाती टीम 7 अफराद पर मुश्तमिल हो और एक रिपोर्ट जिसके ऊपर उन 7 अफराद के दस्तखत मौजूद ना हो, आधे अफसरान के दस्तखत मौजूद हों, और एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर 7 के 7 अफसरान के दस्तखत मौजूद हो, तो किसको ऑथेंटिक माना जाएगा? उसको जिसके ऊपर कमेटी के तमाम अरकान के अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं, उसको जिसके ऊपर 4 अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। अली जैदी साहब को ये बात तो देख लेनी चाहिए थी कि इसके ऊपर दस्तखत कितने लोगों के मौजूद हैं। ये 20 सफात की रिपोर्ट है, वो ऑफिशियल सिंध हुकूमत ने उसको जारी किया है, उसके ऊपर 7 अफसरान की रिपोर्ट, 7 अफसरान के दस्तखत मौजूद हैं। अब इसमें फंसती हुकूमत खुद भी है और वो 4 अफसरान भी हैं जिन्होंने 7 वाली रिपोर्ट पे भी दस्तखत किए, फिर 4 वाली पे भी दस्तखत कर दिए। अब आप बताएं कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि 2 रिपोर्ट है, एक पे 7 अफसरान दस्तखत है। बिल्कुल 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 फयाज, ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ कराची से अनीस मंसूरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अनीस मंसूरी, खुशामदीद कहता हूं मैं आपको, मुझे सुन सकते हैं आप? अनीस साहब मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बहुत वाज़ेह आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अनीस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस बिकॉज वी जस्ट हैव लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट। लोड शेडिंग का शिकार हो गए आप आज। चलें हम डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। उज़ैर बलोच, अली जैदी, अधी और पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरजाना, मिस फरजाना, और फिर सब दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, शर्जील मेमन, और फिर बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, सब नाम छुपा रहे हैं। कल कादिर पटेल साहब से रोते रोते रह गए टेलीविज़न पे बैठे हुए कि मैंने तो आज तक किसी जानवर को नहीं मारा। और जब मैं ये जुमला उनका सुन रहा था तो मुझे फिर वो रात भी, जब साइट एरिया और फिर लियारी और फिर बहुत सारी जगहें, अनीस हुआ क्या है, ये लिफाफा कौन दे गया? देखिए, आइए कुछ चीजों पर बात करते हैं। पहली चीज ये कि अगर आप और कीजिए तो ये इल्जामात पीपल्स पार्टी पर नए नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो ये सारा समझे खेल बहुत पुराना है, बरसों हो गए ये सब सहते सहते बर्दाश्त करते करते, तो इसको तो छोड़ दीजिए। असल में जो इस रिपोर्ट पे इम्तिहान में कौन आया है, ये बड़ा सवाल है। अब ये जो 4 दस्तखत हैं और जो 6 दस्तखत हैं, ये क्लियर कौन करेगा कि दस्तखत किसके हैं और किसने किए हैं और क्यों किए हैं? अली जैदी साहब ने अवामी सतह पर और हम जैसे लोगों के डिस्कशन के लिए शायद पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाला हो, लेकिन पीपल्स पार्टी मुश्किल में नहीं आई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए ये इल्जामात कोई नई बात नहीं है। ये सब हम पिछले 10 सालों से 12 सालों से ये बातें सारी सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई नई बात का आंसर नहीं है। मुश्किल में कौन आया है?
अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसकी क्लियरेंस के लिए जो खाकी लिफाफा आया है वो लोग जाएंगे कि जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं कि कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी नहीं। तो असल में जिसने मुश्किल में डाला है इसको कि कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है और कौन सी गलत है, वो है पाकिस्तान के वो सिविल और मिलिट्री इदारे जिनके उस पर दस्तखत हैं। तो अब जो सवाल सारा आता है वो किसी पर नहीं आता है, इसमें आगे बढ़कर उन लोगों को कदम बढ़ाना पड़ेगा जिनके दस्तखत हैं, पहली बात। तो अब जो मामला शुरू होगा सारा, इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े बड़े काम होंगे और बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आना है, और उनका ताल्लुक खास तौर पर उन लोगों से हरगिज नहीं है कि जिनको आप पीपल्स पार्टी का कहते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए सारे इल्जाम बहुत पुरानी बात है। कादिर पटेल का बल्दिया टाउन का हल्का था और बल्दिया टाउन के हल्के में जो कुछ हो रहा था सबको पता है, सही है। ये सारे मामला, शर्जील इनाम मेमन, जुल्फिकार मिर्जा, सबको पता है ना, कोई बात छुपी हुई तो नहीं है ना। जुल्फिकार मिर्जा की तकरीरें सामने है, शर्जील इनाम मेमन सामने है, कादिर पटेल के दौरे सामने है, कायम अली शाह का जाना सबके सामने है। लियारी में, जिसको आप कहते हैं लियारी एजुकेशन रिसोर्स सेंटर जो बनाया गया था, उसके अंदर जो मीटिंग हुई थी वो सबको पता है। देखिए, असल जो इम्तिहान है कि उजैर बलोच इस वक्त किसके पास है और किसने दस्तखत किए थे, ये वो सवालात हैं जो असल कहानी को जन्म देंगे और असल मामला तक लेकर जाएंगे। तो काजिम, इसमें जो इम्तिहान में आए ना वो पीपल्स पार्टी नहीं आई है। ये सोशल मीडिया पर ये बातें पीपल्स अमन कमेटी का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हम 12 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। 12 साल कम अज कम हो गए, 2008 के बाद से लेकर हम अब तक ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं। असल इम्तिहान अली जैदी साहब ने उनको मुश्किल में डाल दिया, जो खाकी लिफाफा लेकर आए थे और जिन पर 4 दस्तखत हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। और वो अगर आप देखिए तो MI ISI के नाम उसमें आते हैं। तो जो असल इम्तिहान है, अली जदी साहब ने अपनी कम अकली पे कहिए या अपनी जल्दबाजी में कहिए, जिन लोगों को इम्तिहान में डाला है वो अनकरीब इस बात का जवाब देंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे, ये देखिए। ठीक है, ठीक है अनीस, मैं वही समझता हूँ कि खाकी रंग का लिफाफा खाकी लिबास में आया या खाकी राइडर था वो, ये तो ठीक है, लेकिन असेंबली में उसकी गूंज। और ये बताइए कि आखिर कराची में जो बिजली का बहरान है, जो के इलेक्ट्रिक है, ये क्या चाह रही है? कि क्या सरकार विद इन सरकार बनी हुई है, पेट्रोल नहीं है, कभी के इलेक्ट्रिक के CEO कहते हैं हम मजलूम हैं, मसला किधर है यहाँ पर इसका, या ये एक और शुगर मिल है? देखिए, असल मसला KE की तरफ से है, और KE का मसला यह है कि उन्होंने जो हमारी तलब और रसद यानी डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है वो नहीं कर सकें। गैस पर इल्जाम लगा देते हैं कि काम पेट्रोल कंपनी, वो PSO पर बात डाल देते हैं कि उन्होंने हमें जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो ये KE का जिम्मा है। अब मसला ये हुआ है कि एक बार फिर हमारे वजीर आज़म साहब उनके सामने लेट गए और उनके मुतालबात मान लिए, और ये मुतालबात मान लिए। मैं बहुत बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सुई सदर्न गैस को प्रेशराइज और किया गया है कि आप जनाब और इनको गैस दें। हम KE को कितनी सब्सिडी दें, कितनी बार सब्सिडी दें? वैसे तो वजीर आज़म साहब मना करते हैं कि सब्सिडी ना दें, लेकिन किस हद तक सब्सिडी वो दिए जा रहे हैं, ये बड़ा अहम है। उसके एवज 3 दिन से सुई सदर्न गैस ने अनाउंस कर दिया क्योंकि हमें इजाफी KE को देनी पड़ रही है, इसलिए इंडस्ट्रियल एरियाज को हमने बंद कर दिया। हमने जो है वो गैस स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये जो मुजाहिरा कर रहे हैं चंद लोग बैठकर बिला वजह का, PTI के लोग, ये जाकर अपने आपसे पूछें, अपने गवर्नर से जाकर पूछें। वो गवर्नर साहब जो बड़े बड़े इजलास लेते थे, उन्होंने वहां जाकर सारी बात KE की सपोर्ट में की है। और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पर जो वक्त हो रहा है 11:53, मेरे घर पर पिछले 3 घंटे से बिजली नहीं है और हम परेशानियां बैठे हुए हैं। जनरेटर कभी चलते हैं, कभी UPS पर चलते हैं, और जो हमारे बिल है वो इजाफी आ रहे हैं, 2.5 यूनिट पर गया। मैं आपको एक और खबर देता हूं जिससे बात यहाँ पर नहीं की जा रही कि IMF की दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी किस्त के लिए पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 14% मजीद इजाफा किया जा रहा है। अभी इतना इजाफा है, 14% मजीद इजाफे की तरफ जाया जा रहा है, एक आवाम पर और इजाफी बोझ आने वाला है। तो काजिम, ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अनीस, मुझे सिर्फ एक बताइए बात नर्चल में मेरी, क्योंकि हमारे साथ आज फयाज मुगल साहब भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, शफ़क़ना के एडिटर हैं, पाकिस्तान शफ़क़ना उर्दू और इंग्लिश दोनों देखते हैं।
उनसे शुरू में बात हो रही थी। तो ये बताइए मुझे कि 18वीं तरमीम के तहत जो तवानाई का शोबा है वो सूबों की अपनी गिरफ्त में आ गया। बिजली की तवानाई के हवाले से सूबे को खुद सारे इक़दाम करने हैं, और इसको वफाक लुक आफ्टर करता है या वफाक ओन करता है और सूबा लुक आफ्टर करता है? नहीं, इसमें बड़ी एम्बिग्यूटी है, इसमें बड़ा एक दोहरा मयार है। देखिए, जो हमारे पास एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं, जो अहम सेक्टर्स है जिसमें गैस है, मादा है, वो फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। सूबों को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, और वो 50 मेगावाट के अंदर अंदर के अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन नेशनल होती है। जरा बात को समझिएगा, उनको ये बिजली नेशनल ग्रिड में देनी होती है, और नेशनल ग्रिड फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो जरा इस बात को समझने की, जैसे अभी एक बड़ा मसला चल रहा है, और वो बड़ा मसला चल रहा है थरकोल का। थरकोल में जो पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, उस पावर बिजली पैदा से ज्यादा की बिजली की बात की जा रही है, और अगर थरकोल के सारे यूनिट चलने लग जाएंगे तो तकरीबन ये कहा जा रहा था कि 25,000 मेगावाट के करीब बिजली यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जिसके बहरहाल अभी आसान नहीं है, लेकिन जो 2-2,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात अभी की जा रही है, और जो पावर प्रोजेक्ट लग चुका है, मैं भी पिछले दिनों वहां गया था, तो वो वहां सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये हमें नेशनल नहीं है, और फिर नेशनल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। सेम इसी तरीके से सुई सदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस फेडरल इदारा है। इस वक्त सिंध तकरीबन 67% यानी 67% से ज्यादा गैस करता है पूरे मुल्क को। अब उसमें सिंध को जाहिर है पहले नेशनल ग्रिड में जाता है, और नेशनल ग्रिड के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं कि सूबों के पास इसका इख्तियार है, नहीं, सूबों के पास ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का इख्तियार नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का इख्तियार फेडरल के पास है। तो 18वीं तरमीम में एनर्जी सेक्टर को बड़ा ही एम्बिग्यूटी दी गई है। अगर ये सूबों के पास आ जाता है और फिर सूबे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारे मसले। अनीस, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। फयाज, आपसे भी ये सवाल मैं करूँगा, बल्कि पहले आपसे ही जानते हैं फयाज, PIA, पायलट्स, जाली लाइसेंस, यूरोप कैंसल, अमेरिका कैंसल, ठीक है जी, आपकी फ़ज़ाई आमदोरफ्त बंद कर दी गई वहाँ पे। PIA की ये स्टोरी तो बहुत पुरानी थी, इस वक्त ही क्यों इसको डेवलप किया गया, जबकि जो अंदरूने खाना ये बातें सामने आ रही थी कि PIA को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। कहीं पर अनीस, आप दोनों से सवाल है, कहीं ये इसकी वजह ये तो नहीं है इस तरीके से मासूमियत से गुलाम सरवर खान साहब इतनी बड़ी बात कर गए, ये कैसे मुमकिन है? फिर फ़ज़ाइया के चीफ को जो रिटायर होने वाले हैं उनको चेयरमैन बना दिया गया है अगले 2 सालों के लिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गंदे अंडे जो PIA में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जमा किए थे उसकी लॉन्ड्री भी जो है वो PTI के हिस्से से करानी है, खान साहब से उसकी लॉन्ड्री करानी है, तब ये स्टोरी जो है एकदम से फोड़ दी गई और उससे एक हलचल मच गई और सबको जो है वो जाना पड़ेगा। दानिस्ता ये हुआ है या गलती हो गई है? फयाज, कैसे देखते हैं? जहां तक मेरी मालूमात है, जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें तमाम मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा बरहम थे PIA को हैंडल करने वाले मामले पे। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बहुत सख्त तनकीद की है अपनी ही हुकूमत पे कि आपने PIA वाले मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया। अब मामला अगर देखा जाए तो बातें अब खुल के सामने आ रही हैं। आपने कहा कि 250 पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंस जाली हैं, लेकिन जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो आज आपने 50 लोगों को एक्सोनरेट कर दिया कि नहीं, इनके लाइसेंस ठीक हैं। आपने अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, आपने सिर्फ एक एजम्पशन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आपने उसके ऊपर यू हैव रेज्ड अ स्टॉर्म इन द टीकप, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे पाक दुनिया के अंदर हमारे पायलट्स को निकाल दिया गया, हमारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। नतीजतन आज PIA की सूरत ये है कि वो 3 स्टार से 1 स्टार पे आ गई है। तो मामला ये हुआ कि इनसे ये मामला गलत तरीके से हैंडल हुआ है। गो कि उसके अंदर आप जो नेफेरियस डिजाइन है, नेफेरियस एजेंडा है, जो मुखालफत का एजेंडा है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मुमकिन है कि पिछली हुकूमतों ने जनाब इतने, मुशाहिद साहब ने इतने लोग भर्ती किए थे जी, उनके जानने वाले इतने लोग भर्ती थे, तो उससे पिछले पीपल्स पार्टी ने लोग अपने भर्ती कर लिए। ठीक है यार, अगर उन लोगों ने अपने लोग भर्ती कर लिए थे तो आप उसको एक तरीके से हैंडल करें।
पूरी दुनिया के अंदर आपने पाकिस्तान को लॉफिंग स्टॉक बना दिया है, आपने पीआईए को जीरो करके रख दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ सिलीनेस। अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को खुश करने के लिए उन्होंने स्टोरी को ब्रेकआउट किया मीडिया। अच्छा, खुश करने, पूरी दुनिया ने, ठीक है, खुश करने के लिए आप समझते हैं खुश करने के लिए किया, ठीक है। आपका ये था कि जी ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। यानी सवाल वही था कि इन्होंने गलती की या ये दानिस्तगी में हुआ है कि कुछ सफाई हो जाए ताकि प्राइवेटाइजेशन बेहतर हो जाए, अच्छे दाम मिल जाएं। एक ज़माने में के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो रही थी, उस वक्त भी बहुत सारा कुछ हुआ था, गोल्डन हैंडशेक, आज स्टील मिल गले में आई हुई है कि क्या करें उसका। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको साफ़ सफाई करने के लिए ये स्टोरी डेवलप की गई और उसको बाहर निकाला गया कि बहुत सारी छटाई हो जाए, फिर लेने वालों के लिए आसानी हो जाए कि गंद साफ़ होके मिला। मेरे पास मुश्किल से 60 सेकेंड्स है, मुझे प्रोग्राम भी बंद करना है। जनाब अनीस। कादिम, वक्त आपने मुझे बहुत कम दिया है, उससे ज़्यादा वक्त हुकूमत के पास भी नहीं है। जो आपने बात कही है, जरा सा इसके वजीरों के आपस के ताल्लुकात को देख लीजिए। जो वजीरों के आपस के ताल्लुकात हुए और एक वजीर साहब ने जिस बड़े आदमी के रिश्तेदार को बचाने के लिए छोटों पर इल्जाम डाला है, जी हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस बड़े आदमी के रिश्तेदार को बचाने के लिए और उसको खोने के लिए जो छोटों पर इल्जाम डाला है, वहां आकर कहानी फंस गई है। और जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड के दरमियान जो जंग थी काबीना की, वो इसको इस नहज पर लेकर आई है। तो ये अंदरूनी कहानी यह है कि इसमें एदावर हशर मेरा नाम है अमाल ना देख, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी हैं। तो जो पर्दा नशीन है, जिस बड़े आदमी के रिश्तेदार को बचाने के लिए क्या जा रहा है काजिम, ये कहानी जल्द खुलेगी, जल्द चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक इस स्टोरी पे बात करेंगे। फयाज, हमें ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अनीस, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया इन सारी बातों का एक तज्जिया जो मेरे मन में आया। 72 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, हर बार कहते हैं अब की जीत जाएंगे, हर बार हुकूमत लाते हो, ख्वाब देखते हो, फिर ख्वाब देखते हो, फिर हुकूमत लाते हो। हम तुम्हें कभी सियासी हुक्मरान देते हैं, कभी हम समाजी हुक्मरान देते हैं, कभी हम वो वाले देते हैं जो उनको लेके आते हैं। तुम ख्वाब देखने से फिर भी बाज नहीं आते थे, बात करते रहते थे, तब्दीली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कहते थे ना। हमने तुम्हें तब्दीली दे दी। 22 महीने से तब्दीली के मज़े ले रहे हो ना, अभी तुमने 32 महीने और लेने हैं। इस तब्दीली को इस तरीके से पूरी कौम के गले में डाला जाएगा कि आइंदा 100 साल तब्दीली की बात नहीं करेंगे। ये है उन इदारों की बात जो आवाम के लिए हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। कौम का कभी नहीं सोचेंगे, मेरे उस बच्चे का नहीं सोचेंगे कि जिसको तालीम नहीं मिलती, उस बेवा का नहीं सोचेंगे जिसको खाना नहीं मिलता, उस बेटी का नहीं सोचेंगे जो सड़क पे नहीं निकल सकती, उस मरीज़ का नहीं सोचेंगे जिसको हस्पताल मैसर नहीं है। हमारे कपड़ों को स्टार्च होना चाहिए। 22 करोड़ आज हैं, 40 करोड़ कल बन जाएंगे। अगले हफ्ते और बात करेंगे इसके ऊपर। नाज़रीन, अगले हफ्ते के लिए अपने मेज़बान काज़िम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।